Once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, friends, parents, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are going to start a new chapter that is laws of motion. Basically, you had learnt a very basic concept about Newton's law in the ninth standard. I think you know this. You know that there are three laws are there for the Newtons. न्यूटन ने मोशन के लिए तीन लॉ दिए हैं, वो शायद आपको पता होगा. बट नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने थोड़ा बहुत ही मतलब एलिमेंट्री बहुत ही बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था. तो आज अब हम ये चैप्टर में पूरा चैप्टर जो है वो दैट इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थ्री लॉ ऑफ मोशन. बट जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा यू विल बी कम टू नो दैट दे आर अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग. ये जो तीन लॉज है उसके बेस पे पूरा मैकेनिक्स है, पूरा डायनेमिक्स है. सो फ्रेंड्स, on the third chapter we had discussed about the definition of the kinematics and dynamics. चलो कोई मुझे बताएगा what was the basic difference between the kinematics and the dynamics? तो काइनेमेटिक्स में वो कॉस के साथ हम लोग नहीं करते थे डिस्कस. एग्जैक्टली. तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि आपको जस्ट मोशन का डिस्कशन करना होता है, उसका कोज क्या है, वो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, मूविंग बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो सब डिस्कस नहीं करना होता है. सो इन द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर वी हैड डील ओनली विद द काइनेमेटिक्स. हमने जस्ट मोशन ही डिस्कस किया, मोशन क्यों प्रोड्यूस हुआ वो हमने डिस्कस नहीं किया. तो ये जो फिफ्थ चैप्टर है उसमें हम डायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं, मतलब मोशन के साथ उसके कोज वो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है उसका भी हम डिस्कशन करेंगे. So the branch of physics which deals with the motion of the body along with its characteristic as well as the cause of motion is called the dynamics. तो सीधी सी बात है, आप थोड़ा शांति से सोचो. तो कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन करवाना है तो आप क्या प्रोवाइड करोगे, क्या करोगे तो वो मोशन में आएगा? फोर्स. एग्जैक्टली. तो जैसे आप थोड़ा सोचते हो तो आपको ये बात समझ में आएगा, सोचने में आएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन करवाना है तो मुझे फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले फोर्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 वही है कि एक्सप्लेन द प्राइमरी कंसेप्ट ऑफ द फोर्स. तो बेसिकली आपके माइंड में फोर्स का मतलब आप ऐसा सोचते हो कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसको ये ऑब्जेक्ट है तो उसको मोशन में लाने के लिए हम उसको फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब उसको टच करेंगे. तो जो रिजिड कंसेप्ट है वो ये है कि भाई फोर्स अप्लाई करने के लिए ऑब्जेक्ट को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो आपका रिजिड कंसेप्ट है. बट फोर्स दो टाइप के होते हैं. एक टाइप के फोर्स में कांटेक्ट प्रोवाइड करना आवश्यक है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, जैसे नॉर्मल फोर्स है. तो ये सारे फोर्स ऐसे हैं कि जिसमें कांटेक्ट रिक्वायर्ड है. बट कुछ फोर्सेस ऐसे भी है कि जिसमें कांटेक्ट नहीं होता है तो भी फोर्स अप्लाई होता है, उसको फील्ड फोर्स बोलते हैं, फील्ड फोर्स. तो फोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू वेज, कांटेक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्स. जहां पे कांटेक्ट की आवश्यकता है, जहां पे कांटेक्ट करना रिक्वायर्ड है तो उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं. उसके एग्जाम्पल जैसे है फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स कब पिक्चर में आएगा? जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होगा तो ही फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करेगा. जैसे नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स पता है ना आपको, कोई बॉडी अगर कोई सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है तो सरफेस के द्वारा जो बॉडी के ऊपर जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं. तो ये कांटेक्ट फोर्स की बात है. बट कभी कभी फोर्स अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इसको फील्ड फोर्स बोलते हैं, जिसमें कांटेक्ट जरूरी नहीं है. जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स, जैसे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड,
जो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं उसको फील्ड फोर्स बोलते हैं। अब आप ट्राई करना, फिफ्थ फ्लोर से अगर आप डाइव करोगे तो आप नीचे ही जाओगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए क्या आपके पास आपके ऊपर कोई कांटेक्ट लग रहा है क्या? नो सर। नो नो सर। सर। नो, कोई कांटेक्ट नहीं लग रहा है, तो मतलब इसको फील्ड फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होने के लिए वैसे दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है, तो उसमें भी कोई कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है। दो मैग्नेट अगर आप एक दूसरे के नजदीक लाते हो तो मैग्नेट के बीच में भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स प्रोड्यूस होता है, वहां पे भी कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो इसको फील्ड फोर्स बोलते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट हुआ कि भाई फोर्स ऐसे हो सकते हैं, फील्ड भी हो सकता है, कांटेक्ट भी हो सकता है। अब फोर्स के द्वारा क्या हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं फोर्स के द्वारा? तो कोई बॉडी एट द रेस्ट है, कोई बॉडी एट द रेस्ट है और उसके ऊपर अगर हम फोर्स प्रोवाइड करेंगे तो वो मोशन में आएगा। तो नंबर वन, फोर्स के द्वारा हम कोई रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। नंबर टू, फोर्स के द्वारा जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई ट्रेन है या बस है तो उसको फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेंगे तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा। तो कोई ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं, मोशन नल ऑब्जेक्ट जो है उसके वेलोसिटी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं फोर्स के द्वारा। या फिर और एक चीज कर सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है कि जिसके ऊपर हम सब जगह से फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसको हम इसका जो ओरिएंटेशन है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि फोर्स क्या है एंड फोर्स के द्वारा क्या क्या हो सकता है। तो क्या लिखा है देखो, ये अभी जो चैप्टर है वो मतलब एकदम इंट्रोडक्टरी जा रहा है। तो फोर्स का एलिमेंट्री कंसेप्ट दिया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनना। टू ब्रिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन द मोशन फोर्स इज रिक्वायर्ड। सिमिलरली, to slow down the object in the motion or to stop the object also force is required. A ball is moving down along the slope by applying force in the opposite direction it can be stopped. मतलब कोई स्लोप के ऊपर से बॉल जा रही है नीचे, तो उसको स्टॉप करने के लिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स क्या कर सकता है? तो फोर्स कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है उसको मोशन में ला सकता है, उसके स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकता है। वो फोर्स और एक चीज कर सकता है, मोशन का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। एंड नंबर 4, इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने डिस्कस कर लिया, कौन कौन से टाइप के फोर्स प्रेजेंट है, इसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं फोर्स को। तो फोर्स को हम दो हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स एंड विदाउट कॉन्टेक्ट मतलब फील्ड फोर्स। तो हमारा जो रिजिड आइडिया था कि भाई फोर्स अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है। तो कांटेक्ट के द्वारा भी फोर्स प्रोवाइड हो सकता है, विदाउट कांटेक्ट आल्सो द फोर्स इज प्रोवाइडेड, फोर्स कैन बी प्रोवाइडेड। तो कांटेक्ट के द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस हो सकता है उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स आर द एग्जांपल ऑफ दैट। बट कांटेक्ट विदाउट कांटेक्ट आल्सो द फोर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, दैट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ फील्ड फोर्स। तो फील्ड फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, दिस आर द फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। फिर उसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। फिर फ्रेंड्स अब थोड़ा हिस्ट्री दिया हुआ है कि सबसे पहले किसने फोर्स का कंसेप्ट दिया और वो क्यों रॉन्ग था और क्या सही में क्या था। तो फ्रेंड्स एरिस्टोटल, किसी को पता है ये स्टोरी, किसी को पता है एरिस्टोटल की स्टोरी, किसी को पता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले एरिस्टोटल हुई वाज द ग्रीक फिलोसोफर। तो उसने ऐसा बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है या फिर उसका मोशन मेंटेन करना है तो आपको फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात थोड़ी सुनना। क्या ये एरिस्टोटल का जो सेंटेंस है वो करेक्ट है कि ये गलत है, वो आपको सोचना है, आपको बताना है मुझे। एरिस्टोटल ने ऐसा बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में लाना है या फिर उसका मोशन कंटिन्यू करना है, मेंटेन करना है, तो आपको हमेशा फोर्स अप्लाई करता रहना पड़ेगा, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या ये एरिस्टोटल ने जो बताया वो करेक्ट है?
यस और नो? नो सर। हाँ सर। नो, क्यों नो? वो अर्थ को कहाँ फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि मोशन में ही होती है। नहीं, अर्थ के ऊपर फोर्स लगता है ना भैया। अर्थ के ऊपर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है भैया। किसने बताया कि फोर्स नहीं है? सर जैसे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट को फोर्स दे देता हो, सेम वेलोसिटी से जाता रहेगा। कौन बोला? वत्सल वत्सल। सरनेम? यादव। वेरी गुड। सो वत्सल ने एकदम बढ़िया आंसर दिया। वही एरिस्टोटल ने वहां पे ही गलती कर दिया था। अगर आपको फोर्स का कंसेप्ट सोचना है तो आपको आइडियलिस्टिक सिचुएशन सोचना पड़ेगा। आइडियलिस्टिक सिचुएशन का मतलब जहां पे कोई भी टाइप के फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, कोई भी टाइप का रेजिस्टिव फोर्स ना हो, ऐसा कुछ सिस्टम सोचना पड़ेगा। तब जाके पता चल जाएगा कि ये एरिस्टोटल रॉन्ग है। एरिस्टोटल ने क्या बताया? एरिस्टोटल ने ऐसा बताया कि मोशन को मेंटेन करने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, बट वो गलत है। हमको ऐसा लगता है कि एरिस्टोटल करेक्ट है बिकॉज हम जिस मीडियम में है, हम जहां पे है वहां पे कहीं ना कोई टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है। बट सोचो कि कोई जगह सोचो कि आप स्पेस में हो कि जहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो शायद आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, ग्रेविटी पिक्चर देखा होगा। ग्रेविटी किसी ने देखा? यस सर। ग्रेविटी और एक पिक्चर था, और एक अच्छा पिक्चर था उसी के टाइप का, उसी के सीक्वेंस में। कौन सा था वो? ग्रेविटी के बाद और इंटरस्टेलस, कुछ इंटरस्टेलस ऐसा कुछ पिक्चर था। वो देखा किसी ने? इंटरस्टेलर सर। यस सर। इंटरस्टेलर ऐसा कुछ था। तो ये दोनों पिक्चर में अगर देखो तो आपको ये पता चल जाएगा, और ये आपको शायद पता भी होगा कि अगर स्पेस के अंदर कोई ग्रेविटी नहीं है, तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी से थ्रो करते हो तो वो उसका इनफाइनाइट टाइम तक उसका वही वेलोसिटी मेंटेन रहेगा। क्या ये बात आपको पता है? यस सर। यस सर। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव करवाना है तो उसमें मुझे कोई टाइप का फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार मैंने उसको थ्रो कर दिया, नहीं। आफ्टर दैट आप कोई भी फोर्स अप्लाई मत करो तो भी वो क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। तो हमको यहाँ पे ऐसा इसलिए फील होता है, मोशन को मेंटेन करने के लिए मुझे यहाँ पे हमारे अर्थ के ऊपर तो हमको फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है। बट अगर फोर्स का आपको सही में वाकई में उसका एक्चुअल ट्रू कंसेप्ट अगर आपको समझना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आइडियलिस्टिक सिचुएशन सोचना पड़ेगा। आइडियलिस्टिक सिचुएशन का मतलब क्या होगा कि जहां पे कोई भी टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। तो तब जाके हमको पता चल गया कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो मोशन को मेंटेन करने के लिए कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं है। एक बार ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी के साथ मोशन में आ गया तो वो इनफाइनाइट टाइम तक वो उसका मोशन मेंटेन होता जाएगा। हमको कोई एक्सेसिव फोर्स देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एरिस्टोटल ने गलती कर दिया। उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि भाई हम यहाँ पे तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए मुझे कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है सो दैट द मोशन कैन बी स्टार्ट, कैन बी कंटिन्यू। तो एरिस्टोटल ने ऐसा बताया कि कोई मोशन को स्टार्ट करना है या कंटिन्यू करना है तो उसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड है। तो वो कुछ हद तक सही था कि मोशन को स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली फोर्स रिक्वायर्ड है, बट मोशन को मेंटेन करना है, कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए एक्चुअल में कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। ये तो यहाँ पे अर्थ के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके वजह से मुझे कुछ एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है। तो एरिस्टोटल में कहाँ पे गलती कर दिया वो आपको पता चला? यस सर। तो और उसका आर्ग्यूमेंट क्या है वो सारा चीज पता चला। सो एरिस्टोटल, ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर। वो पुराने टाइम में एरिस्टोटल जो बोलता था वो सही है ऐसा लोग मानते थे। बट एरिस्टोटल के सबसे पहले एरिस्टोटल को अपोज किया, कोई बताएगा मुझे? किसी को स्टोरी पता है इसके बारे में? किसने सबसे पहले इसको अपोज किया एरिस्टोटल को? सबसे पहले कौन साइंटिस्ट था
जिसने एरिस्टोटल का ये कंसेप्ट को रॉन्ग है ऐसा 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 बताया लोगों को? किसी को पता है? न्यूटन सर। नहीं, न्यूटन बाद में आया था, उसके पहले। गैलीलियो। एग्जैक्टली, गैलीलियो। गैलीलियो ने बताया कि भाई एरिस्टोटल का ये कंसेप्ट है, तो इसके वजह से ही वहां पे जो ग्रीक के जो एम्पेरर थे, जो ग्रीक के जो मतलब किंग थे, उसने ये गैलीलियो को जेल में डाल दिया था, बिकॉज उसने एरिस्टोटल का अपोज किया था। तो गैलीलियो ने बताया कि ये एरिस्टोटल ने यहाँ पे गलती कर दिया है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर उसके उसके स्टेट को चेंज करना है, मतलब रेस्ट स्टेट पे से मोशन में लाना है, या मोशनल स्टेट में कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए फोर्स की आवश्यकता है। बट उसका स्टेट जो है उसको मेंटेन करने के लिए, उसका जो स्टेट है उसको मेंटेन करने के लिए कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उसके लिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाले स्टेट के लिए उसका स्टेट जो है वो सेम स्टेट को मेंटेन करने के लिए कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि अगर मैं फोर्स कोई कोई कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसको अगर मैं फोर्स नहीं प्रोवाइड करूंगा तो भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा ही करेगा। तो मोशन को मेंटेन करने के लिए फोर्स आवश्यक नहीं है। उसके बाद जाके न्यूटन आया, बट उसके पहले गैलीलियो ने बता दिया था। उसने सबसे पहले फोर्स का सही में वाकई में सच्चा कंसेप्ट दिया गैलीलियो ने, और ये भी बताया गैलीलियो ने एक लॉ ऑफ इनर्शिया भी दिया था। उसने ऐसा बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने एक्चुअल स्टेट में रहने का ट्राई करता है और वो अपने खुद के स्टेट को चेंज करने का अपोज करता है, उसको इनर्शिया बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करने की ट्राई करेगा? ऑलवेज उसके खुद के स्टेट को अपोज करने का, उसके खुद के स्टेट को चेंज करने को अपोज करेगा, उसको इनर्शिया बोलते हैं। कोई भी बॉडी अपने स्टेट में मेंटेन रहने का ट्राई करेगा, वो अपने स्टेट को मेंटेन करने का ट्राई करेगा और स्टेट चेंज को अपोज करेगा, उसको इनर्शिया बोलते हैं। और इसी के ये फ्रिक्शनल जैसा ही हुआ ना? क्या बोल रहे हो आप? ये फ्रिक्शनल जैसा ही हुआ ना सर, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स अलग चीज है, फ्रिक्शनल फोर्स तो चीज ही अलग है। बट कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने खुद के जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें रहने का ट्राई करेगा, वो अपने स्टेट को मेंटेन करने का ट्राई करेगा और उसके चेंज को अपोज करने का ट्राई करेगा। इसी को उसका इनर्शिया बोलते हैं। और इसी के बेस पे न्यूटन ने उसका सबसे पहला जो लॉ था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो एक्चुअली गैलीलियो ने जो लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था उसको थोड़े अच्छे फॉर्म में उसने रिप्रेजेंट कर दिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नथिंग बट इट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। फ्रिक्शनल फोर्स अलग चीज है, वो एक एक्सटर्नल फोर्स है, उसके बारे में हम पूरा ये चैप्टर में उसके बारे में पूरा डिटेल में आएगा। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ा हिस्ट्री है, क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी ट्रैक पे है। ये पूछने के लिए नहीं है, आपके नॉलेज के लिए है। मतलब ये कैसे कॉन्सिक्वेंस, कहाँ से कैसे ग्रेजुअली ये फोर्स के बारे में लोग साइंटिस्टों को कहाँ से क्या पता चला और कैसे कैसे ये मतलब उसका इंक्रीमेंट, ये कंसेप्ट में इंक्रीमेंट कैसे आया, इंप्रूवमेंट कैसे आया कंसेप्ट में, वो सारा हिस्ट्री दिया हुआ है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो वेरी फर्स्ट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, due to his day by day experience of life, he assumed that to continue uniform motion of a body some external agency is required, some force is required. This is called the Aristotle's law. But Aristotle had mistaken. Why he had mistaken? Because Aristotle ने क्या किया था? Aristotle's mistake was that he considered a practical experience in the form of basic argument. उसने लॉ बनाने के लिए प्रैक्टिकली जो उसने एक्सपीरियंस किया वो बता दिया। बट आपको कोई भी लॉ, फिजिक्स का कोई लॉ बनाना है, कोई कंक्लूजन ऑब्टेन करना है, कुछ रूल बनाना है, तो आपको ऐसा स्टेट सोचना चाहिए कि जहां पे आइडियलिक सिचुएशन हो, आइडियल स्टेट हो। तो गैलीलियो ने प्रैक्टिकल सिचुएशन को आइडियल सिचुएशन मान के ये स्टेटमेंट दिया था, वो उसका मिस्टेक था। तो क्या लिखा है देखो,
यहाँ पे फ्रैक्शनल लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल नहीं आएगा, क्या आएगा? स्पेलिंग मिस्टेक है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ मोशन ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट whereas viscous force oppose the motion in the fluid. So hence to continue the uniform motion of the object we have to apply the external force. तो हमको ये external force क्यों प्रोवाइड करना पड़ता है प्रैक्टिकल लाइफ में? बिकॉज फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स प्रेजेंट है। लिक्विड के अंदर जो रेजिस्टिव फोर्स होता है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, एंड सॉलिड सरफेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसके वजह से आपको एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है। बट सोचो कि ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं, तो फिर क्या ऑब्जेक्ट के मोशन को कंटिन्यू करने के लिए आपको फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा? यस और नो? नो सर। नो। No. तो या एग्जैक्टली, तो एरिस्टोटल ने वही तो मिस्टेक किया था। लिखा हुआ है कि एरिस्टोटल्स मिस्टेक वाज दैट ही कंसीडर्ड द डे बाय डे लाइफ एक्सपीरियंस एज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, तो दैट वाज हिज मिस्टेक। अब उसके बाद जाके गैलीलियो ने इनर्शिया का लॉ दिया। तो ये भी आपको एज ए हिस्ट्री ही करना है। आपका जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको जो एज ए 2 मार्क करना है, एज ए लर्न बाय हार्ट करना है, वो क्वेश्चन नंबर 6 है। दैट वाज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट we'll discuss what is the Galileo's law of inertia। तो देख लेते हैं एक बार, वापस से वहीं पे आ जाते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी if the force equals to the frictional force is applied to the body in the direction of motion, resultant force becomes zero। देखो क्या है, थोड़ा सोचो आप, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, सपोज कि ये कार है और ये ऐसे जा रही है, तो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में सपोज के 50 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है, तो ग्रेजुअली क्या होगा? कोई कहेगा मुझे उसका Stop हो जाएगी। हाँ, ग्रेजुअली स्टॉप हो जाएगा। बट अगर मैं इंजन के द्वारा मोशन के डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई कर दूं 50 न्यूटन, तो क्या होगा? मूव नहीं करेगा। स्टेशनरी। अरे स्टेशनरी नहीं रहेगा। यहाँ पे एरिस्टोटल जो मिस्टेक कर रहा है, राइट नाउ द कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। अभी वो जा रही है 5 मीटर पर सेकंड पे, और 50 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स है, अप्लाइड फोर्स भी 50 न्यूटन है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा भैया? जीरो। नेट फोर्स जीरो होने के द्वारा क्या होगा? एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करके उसका नेट फोर्स जीरो करेंगे, तो हैंस द बॉडी विल कंटिन्यू टू विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये क्या आपको पता चला आपको ये चीज? यस सर। Yes, sir. And if the body is remains in the at the suppose के वो 5 मीटर पर सेकंड पे नहीं थी, तो फिर अगर वो रेस्ट पे थी तो क्या करेगा? तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, सॉरी नेट फोर्स जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल, नेट फोर्स जीरो है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर का नेट फोर्स, टोटल फोर्स जीरो है, तो जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, और जो बॉडी कंटिन्यूइंग मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन करेगी। तो उसका दूसरा मीनिंग ऐसा है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो उसका स्टेट चेंज नहीं होगा, तो वाइस वर्सा बॉडी ऑलवेज क्या करने का ट्राई करेगा? उसका स्टेट चेंज करने को वो अपोज करेगा। मतलब कि अगर उसका स्टेट चेंज करना है तो आपको नेट फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, नेट फोर्स जीरो नहीं, कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर से मैं बोलता हूं, यहाँ पे क्या प्रूव हुआ? तो ये प्रूव ये हुआ कि अगर बॉडी के ऊपर का रिजल्टेंट जीरो है, तो अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। मतलब नेट फोर्स जीरो, तो उसका जो स्टेट है वो मेंटेन रहेगा। वाइसे वर्सा, जो देखो क्या हुआ, नेट फोर्स जीरो तो स्टेट मेंटेन करे रहेगा। वाइसे वर्सा,
अगर आपको स्टेट को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नेट फोर्स देना पड़ेगा। नेट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब तक आप नेट फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, बॉडी उसका खुद का स्टेट मेंटेन करेगा, इसी को इनर्शिया बोलते हैं। जब तक आप कोई नेट फोर्स बॉडी के ऊपर नहीं लगाते हो, तो वो बॉडी अपना खुद का जो स्टेट है वो मेंटेन करके रखेगा, उसी को इनर्शिया बोलते हैं। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया? Yes, यस sir. सर। तो क्या लिखा है? When the body is rest, it will be remains at the rest. Thus, the body is at the rest or moving with the constant velocity. Both the situation are equal because in both the situation the resultant force is zero. तो फिजिक्स के हिसाब से आप, ये बहुत ही बढ़िया सेंटेंस लिखा हुआ है कि फिजिक्स के हिसाब से एट द रेस्ट स्टेट एंड कांस्टेंट वेलोसिटी वाला स्टेट, दोनों स्टेट एक ही है। ये दोनों स्टेट में नेट फोर्स जीरो होता है। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो कोई बॉडी एट द रेस्ट है और कोई बॉडी मूविंग है, तो हमारे लिए ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग स्टेट है। बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा सोच सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन सेम ही है। एट द रेस्ट कंडीशन एंड विद द कांस्टेंट वेलोसिटी मूविंग कंडीशन, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव होना, वो दोनों कंडीशन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही है, बिकॉज ये दोनों कंडीशन में नेट फोर्स जीरो होता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। सर That when the resultant net force is zero, the body rest will remain the rest, and with a continuous body in motion with a body in a motion will continue its motion with a constant velocity. This property is called inertia, and this is also the Newton's first law of motion. This is also the Newton's first law of motion. Actually, it is given by Galileo. उसके बाद गैलीलियो का जो स्टेटमेंट था उसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में न्यूटन ने रिप्रेजेंट कर दिया, and that was the Newton's first law. पर्वा कुछ पूछना है? पर्वा? सर वो 8 o'clock को हर्षित सर का लेक्चर है। हाँ, बस ये सर, खत्म ही हो, मैं- मेरा भी 8 o'clock लेक्चर है, ये खत्म ही कर रहा हूँ मैं, जस्ट आई एम फिनिशिंग। तो ओके friends, सर, ओके। ये दिस प्रॉपर्टी टू अपोज द चेंज ऑफ द इस स्टेट इज कॉल्ड द इनर्शिया। तो एंड जो मास है, मेजर ऑफ इनर्शिया, जिसका मास ज्यादा होगा उसका अपोज करने का प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो फ्रेंड्स, 1 to 5 क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 5, इट इज जस्ट अ हिस्ट्री, वो जस्ट नॉलेज के लिए है, वो एक बार आपको पढ़ना है, उसका होमवर्क आपको एक बार करना है। ये 6 क्वेश्चन से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज अ 6 क्वेश्चन। तो आज हम यहाँ पे, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। संडे का आपका चैप्टर नंबर 4 का फुल चैप्टर का एग्जाम है। सैटरडे को एज पर द शेड्यूल हम वापस लेंगे। फ्रेंड्स, आज का सेशन में यहाँ पे खत्म करता हूँ। ओके सर, बाय। HW क्या बोल रहे हो?